ज़रूरी चीज़ है ना जिसके ऊपर समझ आपने ख़ास तौर पर वैक्सीन वाले मसले पे आपको रखनी है। एक चीज़ तो परमानेंट अपने दिमाग में बिठा लो आप, और कहीं भी बिना किसी सबूत के भी आप लोग एक लाइन ज़रूर बोल सकते हो। इसमें एक वकीलों की भाषा में, वकालत में, जो लीगल लैंग्वेज में एक शब्द होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो आदमी क्लेम कर रहा है उसके ऊपर। जैसे सिस्टम ने ये क्लेम किया, या नर्स ने, या आंगनबाड़ी वर्कर ने, या किसी भी स्वास्थ्य विभाग ने ये क्लेम किया कि ये वैक्सीन आपको लगवानी है, इससे आपके बच्चे को बीमारी नहीं होगी, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उनके ऊपर है। वो साबित करेंगे कि इस वैक्सीन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एक इसके अंदर प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप होता है। प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप। ये कैसे होता है कि एक बच्चे को वैक्सीन, एक ग्रुप था 100 बच्चों का, उनको सबको पूरी वैक्सीन लगी। एक ग्रुप था जिसको 50 लोगों को 50 मतलब जितनी वैक्सीन थी टोटल उनमें से आधी लगी। जैसे अगर बच्चा 15 साल तक होता है और सारी वैक्सीन्स लगती हैं तो करीब 100 से ज़्यादा वैक्सीन्स लगती हैं 15 साल तक। मतलब एक आधी जगह तो ये 500 तक का आंकड़ा चला जाता है। अब मान लो हम 100-150 का ये आंकड़ा लें कि एक ग्रुप को लगी 100-150 सारी वैक्सीन, दूसरे ग्रुप को लगी 100 बच्चों को आधी वैक्सीन, और एक 100-150 बच्चों का वैक्सीन लगा जो बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं लगा। तो ये 100 बच्चे थे जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी, और ये वो बच्चे थे। तो क्या हुआ, ये ट्रायल आज तक किसी भी कंपनी ने, किसी भी वैक्सीन की कंपनी, किसी भी सरकार, किसी भी जर्नल ने ये ट्रायल का आंकड़ा, ये डाटा किसी को नहीं दिया है। चाहे एसपीवी की वैक्सीन हो, चाहे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन हो, चाहे कोई और वैक्सीन हो, कोई और टीका हो, कि लगाए वाले वैक्सीन और नहीं लगाए वालों के बीच में क्या अंतर है। ये कुछ जगह पे हुआ। अमेरिका का एक स्टेट है, कैलिफोर्निया से अलग एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में ये एक तो जो ये आसमान में कैमट्रेल डालते हैं ये बैन हो चुका है। वहाँ के गवर्नर ने यह आदेश पारित कर दिया कि कोई भी केमिकल ऊपर आसमान में जहाज़ से नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उनको पता लग गया कि इससे एक जो आपने देखा होगा पिछले साल और उससे पिछले साल, पिछले 2 साल से जो देसी कोई भी प्लांट है, कोई पौधा है, जैसे देसी नीम है, तो उसके ऊपर निमोली नहीं लग रही है, ना ही देसी किक्कर के फूल आ रहे हैं, ना ही देसी अमरूदों के अमरूद आ रहे हैं जो देसी हैं। जो हाइब्रिड है केवल वो फल दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं दे रहे। ये सारा केमिकल का खेल है। दूसरा, ये जो बारिश हो रही है बिल्कुल फसल के एन मौके पर, ये हर साल हो रही है। मैंने आज ही की परसों की तारीख में पिछले साल भी डाला हुआ था, उससे पिछले साल भी मैंने फेसबुक पर डाला हुआ था कि किसान की फसल को तबाह करने के लिए सारा खेल चल रहा है। जो फ्लोरिडा में जो दूसरा मैंडेट आया है वो आया है बच्चों को लगने वाली वैक्सीन्स की जो कंपल्शन है वो हटा दी गई है कि अब माँ बाप को वो टीका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वहाँ क्या था, पहले वहाँ बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, जैसे यहाँ पे शुरू हुआ। फिर लोगों को पता लगा तो लोगों ने उनसे डेटा मांग लिया कि तुम अपना डेटा दिखाओ, और जो पिछले 15 साल का डेटा, क्योंकि आज बच्चे को वैक्सीन लगी है और एक बच्चा जिसको नहीं लगी है, तो आप कैसे बताओगे बीमार हुआ कि नहीं हुआ? तो अगले उसकी ज़िंदगी के 15-20 साल जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जो 15-20 साल की रिसर्च निकल के ये आई कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी थी और जिनको लगी थी, जब उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया कि ये कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुए, ये कितनी बार हुए, इनको कौन सी बीमारियां हुई, किस किस उम्र में इनको कौन सी हुई, ये इनमें कितना स्टेमिना है, इनमें कितना स्टेमिना है, इनको दूसरी बीमारियां कितनी हुई, इनको कितनी हुई, तो मालूम पड़ा कि अनवैक्सीनेटेड बच्चे बीमारी नहीं हुए। जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ थे उनके मुकाबले जिनको सारी वैक्सीन्स लगी हुई थी। और इसके बाद पूरे देश के अंदर फिर वहाँ अमेरिका की, वहाँ फ्लोरिडा की सीनेट ने भी सवाल उठाए, वहाँ के हाउसेज में भी इन बातों के ऊपर चर्चा हुई, और उससे फिर लोगों को मालूम पड़ा, पूरे देश में फिर कुछ जर्नल में छपा। लेकिन भारत में क्योंकि समझ की बहुत कमी है, और जिनको समझ है, ये जो आप कह रहे हो ना, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि उनने करके देखा, हाँ, सामने हाँ,
इसका कोई प्रमाण या कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए वो हमारे बड़ी काम की चीज बस आप सर्च करोगे खाली गूगल पे ना, फ्लोरिडा का वैक्सीन मैंडेट है, अभी आजकल चला हुआ है। और इसकी एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, वो शायद गाड़ी में भी मिल जाएगी मेरे पास, कमलप्रीत की। वो जो आपने मेरे को दी, हाँ हाँ, उसमें सारा कुछ है, ये डाट दिया हुआ है टोटली, ये सारा डेटा है उसके अंदर। वो दे देंगे अपन, मोर्चे से दे देंगे, मांग लेना आप, ये अपने बिरसा मुंडा से मांग लेना। हाँ, काम की बुक है वो, 05 है एंड में, भिवानी का जो नंबर है। एक तो जो भिवानी के जितने भी साथी हैं फर्दर, मैं ये इसलिए बता रहा था कि सारी बात समझ की कमी। देखो हमारे पास अगर चीज़ों को समझने के लिए समय नहीं है तो हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ एक दिन में नहीं आती है। मतलब जैसे रुपए वाले मसले पे भी जब हम बात करने लगे ना, जैसे आपने जो जिक्र किया था, रुपए वाले मसले पर जिसको आज समझाना चालू करोगे ना, उसको लगभग 6 महीने में समझ में आएगा। जब वो कई बार सुन लेगा तब वो सोचने लगेगा यार बात तो सच्ची है। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और फिर एक दिन वो समझ अपने आप पक्की हो जाएगी। हम एक दिन एक कॉल देने वाले हैं, जब हमारे पास हर ज़िले में ऐसे लोग हो जाएंगे, भाई ज़िला वाइज हमारे पास मान लो 200-400 लोग हैं, जो एक कॉल पे, जैसे हमने वहाँ से वीडियो बना दी कि भाई आज की तारीख इस फलानी डेट में हम सब लोग जहाँ जहाँ हमारा खाता है, मतलब हमने इकट्ठा होकर कहीं नहीं जाना। ये हमारे संगठन की आने वाले समय की मैं ब्यूटी बता रहा हूँ। हमने कोई प्रदर्शन सड़क पे नहीं करना, हमने कोई लाठी नहीं खानी, हमने किसी का कोई विरोध नहीं करना, सिस्टम को नंगा करना है। और वो लिखित में करवाएंगे और उन्हीं के हाथ से लिखवाएंगे कि तुम चोर हो, उनके हाथ से लिखवाएंगे हम, ये गारंटीड। मतलब अपने पास इतना डेटा, इतना प्रूफ है इनके खिलाफ, इतने सबूत हैं। उन सबूतों को अगर आज पब्लिक के अंदर रख देंगे, 4-5 लोग रखेंगे, तो उन 4-5 लोगों को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती उनके लिए, रगड़ना या मैनेज करना। लेकिन जब ये सब जगह हो चुका होगा, हम इसको बड़े रूप में क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि इसको ऐसे समझो कि मान लो एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये कभी छोटा बीज रूप में रहा होगा, और एक पेड़ लगा दिया, उसमें कितना ही पानी डाल लो, कितनी खाद डाल लो, वो अपने समय पे बड़ा होगा। मतलब उसमें एक पेड़ पे या एक गांव पे या 10-20 लोगों पे कितना मर्जी जोर लगा लो, उसका कोई असर नहीं होना। लेकिन अगर हम पेड़ लगाते चलें, बीज बोते चलें, जहां जाएं खिंडाते चलें, गाड़ी में चलते हुए, बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, मतलब जहां लोग मिलें वहीं अगर हम बात छेड़ दें अपने इंटरेस्ट की, तो समझो हम क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। और जब ये बीज हर जगह डालते जाएंगे, जब ये सारी जगह बीज डालते जाएंगे, तो 5 साल के बाद आप देखोगे सब जगह जंगल उग गया है, मतलब विचारों का, जो बात का। और फिर रोकना नामुमकिन होगा। अभी आप कह रहे हो कि जज कह रहे हैं कि भाई जेलों में ज़्यादा हो गए कैदी, हम न्यू कह रहे हैं हम तो जिले वाइज 5000 मानस या 2000 मानस न्यू कमांगे, हम तो जेल जावांगे भाई, हमने जेल भेजो, हम गिरफ्तारी देंगे इस मुद्दे के खिलाफ। तो इनके पास फिर इनके पास है ही नहीं, खिलाने को भी रोटी नहीं है। अगर हमने सिर्फ अपनी बात पे स्टैंड लेना चालू कर दिया, हम क्या कर रहे हैं कि मान लो आप स्कूल आप गए, आपकी दिहाड़ी है 500 रुपया या 100 रुपया या कुछ भी, 1000 है, 2000, 10,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम राम जी। मान लीजिए 500 रुपया दिहाड़ी है, और मैंने किसी के खेत में या किसी के घर में काम किया, उससे मुझे 500 रुपया मिला। मतलब मैंने अपने पूरे दिन की ऊर्जा दी, तो उसके बदले में सामने वाले अपने ऊर्जा का एक लीगल टेंडर मुझे दिया। जो बैंक ने हमको दिया वो क्या है? हमने तो ऊर्जा दी थी, हमने तो उस ऊर्जा का रिप्रेजेंटेशन है। बैंक ने किस चीज का रिप्रेजेंटेशन दिया है? बैंक ने जो वहां क्या है, बैंक ने क्या किया था कि उसके बदले में उसको वो नोट मिला 500 का जो नया छापा उसने? हमको तो हमें तो मिला ऊर्जा के बदले में, हमको मिला अपनी भैंस बेच के उसके बदले में, हमको मिला जमीन बेच के उसके बदले में, हमको मिला अनाज बेच के, यानी हमने कोई चीज दी, धन दिया, उसके बदले में मिला। तो बैंक ने जो हमको दिया उसके बदले में उन्होंने क्या रखा? ये सवाल पूछने का बिल्कुल जायज हमारा सवाल है। हमें मात्र 10 रुपए ले जाकर बैंक में देने हैं, और उसको ये कहना है कि इसके 10 रुपए का नोट देना है, और हमें सिर्फ बैंक मैनेजर को एक चिट्ठी लिख करके उसकी रिसीविंग ले लेनी है कि हमको 10 रुपए चाहिए इस नोट के बदले, क्योंकि ये नोट लीगल टेंडर है।
लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब, और ये प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करी उस रात बोला था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर क्या होता है? मान लो किसी जगह, मान लो कभी मैं ना जा पाऊँ, मैंने कहीं जाना था कोई काम करने और मैं ना जा पाऊँ, तो मैं डॉक्टर साहब को लीगल टेंडर बना दूँ, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दूँ, अथॉरिटी लेटर देके कि जी मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी जगह पे डॉक्टर भूप सिंह होंगे और ये ही काम करेंगे, इनके ये सिग्नेचर है, मैं ऑथराइज करता हूँ इनको, तो मेरी जगह ये चलेंगे। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये उस दिन काम चलाने के लिए हैं। तो जो ये नोट है ये काम चलाने के लिए हैं, वो रुपए का लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। तो रियल करेंसी क्या है ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जाकर बैंक को कह दें कि जो तुमने हमको 10 रुपए का नोट दिया था, 10 रुपए का लीगल टेंडर दिया था और इस पर गवर्नर ने साइन किए थे कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूं, तो अपना वादा निभाने के लिए मुझे ये 10 रुपए दे दो। वादा हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे आपने किसी को चेक दिया, वो भी लीगल टेंडर है। जैसे आपने 1000 रुपए का चेक दिया तो वो 1000 रुपए का लीगल टेंडर है, वादा है। वो नोट भी वादा है, वो चेक हमारा है और ये जो नोट है ये बैंक का चेक है। अगर हमारा चेक बाउंस होने पर हमारे खिलाफ 138 का लगता है मुकदमा, तो बैंक का चेक बाउंस होने पर बैंक के ऊपर मुकदमा बनता है। अगर वो हमको रुपया ना दे तो, जो वादा किया है, अगर, क्यों डॉक्टर साहब, वकील साहब सही कह रहा हूं ना? तो ये एक मौका होगा पूरे देश के अंदर ये बात लेकर जाने का कि आपने मात्र अपने 10 रुपए मांगने हैं जो लिखा हुआ है उस कागज के ऊपर। लेकिन ये बात थोड़े स्केल पर होगी तो बात नहीं जाएगी, लोग जागेंगे नहीं, क्योंकि जिस रुपए के नोट के बदले में या जिस डिजिट के बदले में, और जब उनसे सीबीडीसी का मांगेंगे कि ये क्या है, इसके बदले तुम्हारे पास क्या मानक है, उस दिन हम इस देश को आजाद कर पाएंगे आर्थिक रूप से। भारत, कोई भी देश, भारत समेत कोई भी देश तब आजाद माना जाएगा अगर उसकी अपनी करेंसी हो, और भारत की अपनी करेंसी रुपया है, और रुपया आपने कहीं देखा नहीं है। तो भारत गुलाम माना जाएगा जब तक भारत की अपनी करेंसी चलन में नहीं होगी। आरबीआई के नोट चलन में है, भारत की करेंसी नहीं चल रही है। ये कोई नहीं बता रहा है, इसको कोई नहीं सोच रहा है। तो इसलिए हम गुलाम माने जाएंगे जब तक भारत की करेंसी चलन में नहीं होगी। और यदि आरबीआई के नोट की कीमत भारत की करेंसी रुपए के बराबर है तो बैंक को लिख के देने में क्या दिक्कत है? और अगर वो बराबर नहीं है तो बैंक को भागने में और भगाने में हमको क्या दिक्कत है? भाई अगर वो बराबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख के दे दो। और अगर बराबर नहीं है तो भैया अब ये लोन वोन के चक्कर में फिर पूरे देश को आज़ाद किया जा सकता है इस कर्जे से। इवन जो डॉलर में हमको जो कर्जा दिया है वर्ल्ड बैंक ने, जिस दिन भारत की जनता ने चिट्ठी लिखकर यहाँ से ऐलान कर दिया कि तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुमने किस चीज़ के क्या लोन दिया है हमको, जो डिजिट भेजे हैं वो क्या है, तो देश अपनी सारे विदेशी कर्जे को एक लाइन में मुक्त कर सकता है जनता सरकार मोर्चा, क्योंकि हमारे पास मूल पड़ा है बात का, असल चीज़ का हमारे पास सबूत है, गवर्नमेंट का लिखा हुआ। तो हमको जो आज आपके बीच आने का मकसद क्या है कि लोग कहते हैं कि जैसे आपने कहा हम काम करने को तैयार हैं, आपने कहा भाई हम इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहिए। देखो हमको जो ज़रूरत है ना, मैंने आज सब लोगों को माइक पकड़ा के देखा तो एक बस नंबरदार ने छोड़ के बाकी सब की आवाज़ निकल रही थी, ठीक है। बाकी तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सब लोग एक्चुअली अपनी बात को आगे रख सकते हैं बड़े आराम से, यदि आज आप लोग यस करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमने मोर्चे में एक बहुत ही स्पष्ट एक डेकोरम बनाने की कोशिश की है और कर रहे हैं फर्दर फ्यूचर में, कि यदि आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो स्पष्ट बोलिए, आपको कॉल करके दोबारा कभी नहीं बोला जाएगा। लेकिन यदि आप उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना, तो फिर सीरियसली आपको रोज़ का 1 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा। मतलब आपको फिर अपने साथियों से बात करनी पड़ेगी डेली की, चाहे कौन कॉल करके 20-30 लोगों से एक बातचीत कर लो कि भाई आज वहाँ गए थे, हम बैठक में वहाँ चाय वाले के पास बैठे ये बात कर रहे थे। देखो हमको हो सकता है कि ये जो 3-4 घंटे का जो समय हमने बिताया है ये आपको लगे कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है। और धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम अपने लेवल पर काम करना है। ना तो आपको देवेंद्र के लिए काम करना है, ना देवेंद्र आपके लिए काम कर रहा है, ना आपको देश के लिए काम करना है, ना देवेंद्र देश के लिए कर रहा है। देवेंद्र अपने बच्चे के लिए कर रहा है और आपने अपने बच्चे के लिए करना है। मैं अपने बच्चे के लिए तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं आपके बच्चे के लिए नहीं करता, और आप अपने बच्चे के लिए तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मेरे बच्चे के लिए नहीं करते, क्योंकि आपके और मेरे बच्चे अलग हैं ही नहीं। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हम सब के बच्चे साझले हैं। तो अल्टीमेटली हमको कहाँ कहाँ क्या करना है कि जिस गांव से आप हो, जिस कम्युनिटी से आप हो, बस आप अपने उस सर्कल का दायरा बढ़ा लो कि मैंने इस एरिया में करना है। एक आदमी मतलब 2 आदमी 1000 लोगों को बड़े आराम से समझा सकते हैं। यानी आपके गांव में अगर 5000 वोट हैं, 5000 लोग हैं, तो मतलब 5 लोग 10 लोग बहुत हैं उस गांव को सब कुछ समझाने के लिए। हमको नहीं आना है, आपने कहीं नहीं जाना है। शुरुआत में मैं जितना समझ रहा हूँ, मेरे को जितनी समझ है, हो सकता है इधर उधर आंकड़ा हो जाए, हमें 1 साल और लगेगा हर गांव तक, मतलब ये साल 26 का साल, हर गांव में टीम बनने में। हर मुद्दे पे एक स्पेशलिस्ट हमारे पास होना चाहिए गांव में, जो ये बता सके कि सही क्या है। होगा कि नहीं होगा ये अलग है। देखो, एक जो हो रहा है ये पता होना चाहिए हमारे को, एक सही क्या है वो पता होना चाहिए। और फिर आपने सवाल पूछना है कि आपको जो हो रहा है वही चाहिए कि सही चाहिए। सही चाहिए तो करना पड़ेगा, बाहर से आकर कोई नहीं करेगा, हमको ये खुद करना पड़ेगा। खुद करने के लिए समझ होनी चाहिए, समझ के लिए बहुआयामी सोच होनी चाहिए, चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत से लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि खेती बिना, मतलब अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बिना खेती को ठीक किए संभव नहीं। ढंग के कपड़े पहने बिना भी संभव नहीं। ढंग के कपड़े का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो हमने, जैसे ये कमीज है, ये कमीज नेगेटिव एनर्जी की है, ये आदमी जब तक ये कमीज पहन के रखेगा ये स्वस्थ नहीं रह सकता। मतलब अगर वो कपड़ा नेगेटिव एनर्जी से बना है, मान ले हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है, अगर उसको देखा जाए तो 62 से 70 हर्ट्ज हमारी एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है। तो जिस कपड़े की फ्रीक्वेंसी इससे कम होएगी ना, वो चूसेगा। नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, टेरिकॉट हो गया, ये सारा का सारा 0 एनर्जी का कपड़ा है, नेगेटिव एनर्जी का। तो ये कपड़ा आपको नीचे लेके जाएगा। अच्छा, हाइब्रिड कॉटन हो गई, ये भी 0 एनर्जी का कपड़ा है। प्योर कॉटन है, 100 है उसकी एनर्जी, ठीक है। लिनन है, 5000 है उसकी एनर्जी, इसीलिए लिनन को बैन किया। पुराने टाइम पर जो अस्पताल होते थे उनकी चादरें भी लिनन की होती थी। मलमल है, उसका 2000 है, जो ढाका का मलमल हमला होता था उसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी वो इतना हाई है कि उसको शरीर पे डालते ही शरीर ऊर्जा, मतलब एनर्जी का एक खास तरीका है, हाई से लो पे जाता है। तो कपड़े की अगर फ्रीक्वेंसी 2000 है और बॉडी की अगर 60 70 100 पे है, तो बॉडी को मिलेगा ना सौदा, सारा सौदा। तो आदमी मतलब हिम्मत वाला रहेगा। और अगर हमारा कपड़ा ही हमारे से एनर्जी चूस रहा है तो हम वैसे ही डाउन रहेंगे, वैसे ही कुछ काम में मन नहीं लगेगा, वैसे ही सिर में दर्द रहेगा, वैसे ही डिप्रेशन में रहेंगे, वैसे ही बीमार रहने के लिए तैयार रहेंगे। और हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कपड़े की अपनी फ्रीक्वेंसी, इमोशन की अपनी फ्रीक्वेंसी, इमोशन की भी, ठीक है। अच्छा, शरीर के हर अंग की फ्रीक्वेंसी, खाली आपको अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ठीक करनी आ जाए, एक बीमारी घर में नहीं रहेगी, गारंटीड। पेन की फ्रीक्वेंसी, दुख की फ्रीक्वेंसी, मतलब हर एक बॉडी के पार्ट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। कभी किसी डॉक्टर ने बताया ही नहीं, ना ये बताया इसको ठीक कैसे किया जाए। पानी का क्या रोल है ये किसी ने नहीं बताया, कौन सा पानी पीना है ये किसी ने नहीं बताया, वो पानी खराब होने का नुकसान क्या ये नहीं बताया, टैंकी का पानी क्या कर रहा है, नल का पानी क्या दे रहा है, गिलास में पानी पीने का, टब में पानी रखने का, किस बर्तन में पानी रखना, किस में पीना, कुछ नहीं बताया गया हमारे को।
बिल्कुल नॉलेज बीच से गायब कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया। और ये मौका है अगर ये बात पैरेलल में सब जगह जाएगी तो, पर ये तो तब जाएगी जब हमारे पास समय होगा सुनने का, बैठने का, समझने का। तो इसलिए क्या है कि भाई मेरा ये सुझाव है आप लोगों से कि एक तो एजुकेशन की ट्रेनिंग किस किस ने कर रखी है आप में से? आज आपका सबका नंबर आ गया ना यहाँ इसमें डायरी में? हाँ बोलिएगा, कोई बात नहीं। ना भाई रुकिएगा। एक तो सब के नंबर जिनके नहीं आए हैं वो नंबर डायरी में दे देंगे, ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो कुछ पार्ट हैं, जैसे अब हम आगे लेवल पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट पे जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आगे मिलेगा पार्ट। पर अभी तक जो अपने मोर्चे ने जिन चीज़ों को समझा है और समझाया है, एक तो उनको हम लिंक भेज देंगे कि बाकी सारी वीडियोस जो देखनी है देख लो, लेकिन ये वाली ज़रूर देख लो। ये वाली देख करके अपने सवाल है वो बना लो, और फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने वाला पार्ट है वो वाला देख लो। फिर कुछ नहीं करना है, जहाँ पे बात करो सामने वाले का नंबर ले लो, सामने वाले की बात दिमाग में डाल दो। बात समझ में नहीं आएगी ये आप मान के चलो बस। वो जो आपने कहा था ना, किसने कहा था कि 100 किसका था वो फार्मूला? अच्छा आपका था भाई, 100 नो सुनने वाला है कि 100 लोगों के दिमाग में डाल दी तो आप ये समझो कि पहला आदमी मिल जाएगा। तो वो प्रोसेस बिल्कुल एकदम परफेक्ट है कि आप ये मान के ही चलो कि अगले को समझना नहीं है, बस उसने समझना ही नहीं, और बस छोड़ा वो बात कह करके। अगर आप लोग भी इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना चालू करो, जैसे जिक्र किया आपने 10 लोगों में ग्रुप में जिक्र किया, कोई आदमी बोला यार हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो फट देसी एक आदमी आ गया। हम लोग एक पूरा चेन सिस्टम बना रहे हैं अपना JSM में, बड़ा स्पेशल सा प्लान किया हमने क्या प्लान किया है कि एक आदमी को 30 लोग मिलेंगे, एक आदमी को 30 लोगों को ही बात करनी है उसने, यानी 30 लोगों का एक परिवार एक तरह से मिलता रहेगा। जैसे मैंने अपने 30 लोग साथी ढूंढे कि भाई ये मेरे 30 साथी हैं, मैं अपनी बात कहूँगा उन 30 को, फिर मैंने 30 को 30 से वो उनको 30 लोग मिले हुए हैं, वो शेयर करेंगे अपने 30 लोगों से, मतलब वो उनका परिवार हो गया एक तरह से। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मान लो आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई सामान है आपके पास जो समाज की भलाई के लिए अच्छा, कोई ऑर्गेनिक सामान बेचते हो, कोई प्योर बनाते हो, जैसे वो कहाँ गया वो ADR वाला, वो आशीष हो बैठा कालीपुर सटाड़ा, वो अपने गाँव, वो अपने खेत में ऑर्गेनिक सरसों उगा के उसका तेल निकालता है बैल वाले कोल्लू से, बैल जड़ा मॉडल। अब उसको मैंने बोला कि बाकी कुछ हो ना हो, तेरे 30 लोग तो तेरी फैमिली तो होगी। अगर 30 परमानेंट गाहक हो तो आदमी भूखा नहीं मरेगा, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। मान लो 30 गाहक आपके हो जाए, मौज होगी बल्ले 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 हैं। तो भाई 30 कस्टमर आ जाओ रोज गाये गल्ले होगा काम, कौन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फैमिली स्ट्रक्चर हो 30 लोगों के सपोर्ट सिस्टम एक आदमी के साथ में, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। पहले 30, उनके 30, तो 900 लोग पहली लेयर में आ जाएंगे। फिर अब नया आदमी को जुड़ने आ रहा है, उन्हीं में से एक को दे दिया, फिर नया आया उन्हीं में से एक को दे दिया, उन्हीं में से एक, ऐसे करके हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से मेंटेन करेंगे कि आखिरी आदमी जो जुड़ने आया वो भी अगर कोई बात कहे तो सबको पता लगे कि भाई ये बात भी है, ये बात भी हमारे साथियों का मतलब मन में है। इसीलिए हमने इसमें ना कोई प्रधानी का सिस्टम रखा, ना इसमें कोई चौधरी, ना इसमें कोई किसी के अंडर काम करता, ना कोई किसी के लिए काम करता। हम सब लोग सब के लिए काम कर रहे हैं। जिस पे जब समय है हाँ कह दो, समय नहीं है तो ना कह दो, गोल मोड़ बात ना करो, बस इतना सी बात है कि भाई देखांगे, भाई नहीं भाई समय नहीं है, बस इतना सा कर दो, क्या दिक्कत है जी। तो वो आगे कैसे अपना सिस्टम बनेगा, क्या क्या इसमें करेंगे वो हम बता देंगे। तो आप यह टीम एक बन जाएगी भिवानी की, आप सारा नंबर आपके पास आ जाएंगे, तो सबसे एक बार बातचीत कर लेना, सारे कहाँ से हैं वो भी मालूम पड़ गया। और फिर आप इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो आज पहली बार आए हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं, इस कड़ी को आगे ले जाना पर्पज़ है हमारा कि जो और लोग जुड़ना चाहें वो किससे मिलें। तो आप लोगों के नंबर दिए जाएंगे तो आपसे मिलते रहेंगे, या आप
कांटेक्ट करोगे तो आपसे मिलते रहेंगे, भैया ये मानस और नए मानस आ गए। और जल्दी अपन ट्रेनिंग करेंगे 3 दिन की। जिसने वो 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं करी है, आप अगर वो कर लेंगे, ट्रेनिंग तो नाम है, मतलब इसको ऐसे मत समझना कि भाई हम सिखावांगे आपने कुछ, मतलब हम सिखाने वाले नहीं, लेकिन जो अपन एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और उसके ज़रिए एक मौका होता है हमें समझने का कि हम क्या हैं। हमारी ऊर्जा भी मल्टीप्लाई होती है इससे। तो आप सब लोग इस छोटी सी कॉल पर इतनी संख्या में पहुँचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और आप कुछ कह रहे थे अंकल जी, बता दो जी। मुँह का आगे रख के बना लो। हाँ, राम राम भाई, मैं सुविधा में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल और हमारा भिवानी बट